रमजानुल मुबारक में ना हम में से अक्सर होम मेकर्स रोजा रख के बच्चों के साथ घर संभालते और इफ्तार टेबल तैयार करते करते निढाल हो जाती हैं और रूटीन को मैनेज करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि यहाँ पे असल मसला रोजे का नहीं है बल्कि असल मसला है हमारी गलत प्लानिंग का। हम होम मेकर्स ना गलती यहाँ पे कर जाती है कि हमें असल में प्री रमदान प्रिपरेशन का पता ही नहीं है और जो मन घड़त प्री रमदान प्रिपरेशन चलती आ रही है उनको बिला वजह सर पे सवार करके बैठे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सी प्लानिंग करनी है और कौन सी हैबिट्स को अडॉप्ट करना है जिसकी वजह से आप एफर्टलेसली अपना इफ्तार टेबल भी तैयार कर लेंगे और अपनी इबादतों के लिए टाइम भी बचा सकेंगे। तो चलिए जी आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। अच्छा, आज से ना रमजान मुबारक में सिर्फ 20 दिन रह गए हैं। तो अल्लाह पाक ना हम सबको ये रमजान देखना भी नसीब करे और इसके रोजे रखना भी नसीब करे। अच्छा, आज ना मैंने फ्रीजर को डीप क्लीन किया था तो मुझे 2 जगह बोनलेस बीफ पड़ा हुआ मिला। तो मैंने सोचा कि एक जो पैकेट है उसका मैं बीफ पुलाव बना लेती हूँ और जो दूसरा पैकेट है ना उसके मैं शामी कबाब बना लूंगी। तो दोपहर में ना मैं बीफ पुलाव बनाने वाली थी। उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में सबसे पहले बोनलेस बीफ लिया, उसके अंदर खड़े गरम मसाले डाले, साबित काले मिर्च, जीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, जायफल, जवित्री और बादियान के फूल। साथ ही मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट के डाले और 2 प्याज लेके उसके 4 टुकड़े करके छील के ना तो वो अंदर डाल दिया। और 3 ग्लास में पुलाव के बनाने वाली थी ना तो 1.5 चम्मच मैंने नमक का डाल के इसमें मैंने ज्यादा सारा पानी डाल दिया ताकि 3 ग्लास यखनी के ना इसी में से निकल आए। और फिर इसको मैंने बंद करके रख दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए। आज का दिन ना मेरे लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक होने वाला था क्योंकि आज मैंने घर के कामों के साथ साथ ना प्री रमदान प्रिपरेशन भी करनी थी। तो इसके लिए मैंने कहा कि जब तक आधा घंटा है ना मैं सबसे पहले ग्रीन चटनी रेडी कर लेती हूँ क्योंकि आप लोग देखें रमजान में हमारे घर हर रोज पकोड़े बनते हैं, हर रोज दही भल्ले बनते ही बनते हैं। तो रमजानुल मुबारक के लिए ग्रीन चटनी बना के फ्रीज करना, स्टोर करना इज सच अ टाइम सेविंग हैक या टिप भी आप इसको कह सकते हैं। रमजान की प्री रमदान प्रिपरेशंस का मतलब ये होता है कि आप इस तरह की चीजें तैयार करें, आप इस तरह के काम करें कि आप रोजों में अपनी इबादतों के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव कर सकें। क्योंकि हम सबको पता है कि रमजान में जो इबादतें कर रहे हैं उनकी क्या फजीलत है, जो हम इबादतें कर रहे हैं उनका सवाब कितने गुना ज्यादा हो रहा है। मुझे आज भी याद है कि शादी से पहले जब हम इफ्तारी तैयार करते थे ना तो अब्बू ये कहते थे कि बस सालन रोटी इफ्तारी में तैयार कर लो, इसके अलावा कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस अपनी हिम्मतें बचा के रखो ताकि कहीं आप लोग थकन से आपका बुरा हाल ना हो जाए और फिर आपको रोजे जो है वो छोड़ने पड़ जाए। अच्छा, इसके अलावा इमली और आलू बुखारा की चटनी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है और हम पूरा साल में ना ये रोजों में ही खाते हैं। तो वो भी खत्म हुई थी तो मैंने सोचा कि वो भी फटाफट से रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, ग्रीन चटनी की रेसिपी तो बहुत ही बेसिक सी है कि 3 गट्टियां अगर आप ले रहे हैं पुदीने की तो 1 गट्टी आप धनिया की लेंगे, नमक डालें, जीरा डालें, टमाटर डालें और डाल के पुदीने के आपने पत्ते जो है वो लहदा तोड़ लेने हैं और इनको ग्राइंड कर लेना है। ग्रीन चटनी को बना के आपने फ्रीज कर लेना है। अच्छा, इमली आलू बुखारे की चटनी के लिए ना मैंने सबसे पहले आधा किलो जो है वो इमली ली और 1 पाव आलू बुखारा लिया। आलू बुखारे को मैंने गर्म पानी में ना जस्ट ओवरनाइट के लिए डिप करके रख दिया और यहाँ पे जो इमली थी ना वो मैंने सॉस पैन को पानी का भर लिया, उसके अंदर मैंने इमली को डाला और हाथों से अच्छे से मसला और हल्की आंच पे ना इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। 1 घंटा ये अच्छे से पकी है, पकती गई है और जब मैंने देखा कि ये पक के ना पूरा 1 इंच नीचे हो गई है। अच्छा, अब ना इसको अच्छे से ठंडा करना था और रात हो चुकी थी तो खैर इसको मैंने कवर करके रख दिया ताकि सुबह उठ के बाकी इसको कंप्लीट करूंगी। अच्छा, शाम में ही मैंने क्या किया था कि मुझे 2 जगह बोनलेस बीफ मिला था। तो एक जगह जो आधा किलो बोनलेस बीफ था उसको मैंने प्रेशर कुकर में डाला। 2 कप मैंने चने की दाल को ना आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, वो डाली, नमक, मिर्च, हल्दी, इसके अलावा प्याज काट के और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के ना आधे घंटे के लिए इसको मैंने प्रेशर कुकर लगा के रख दिया। बेसिकली इस बोनलेस बीफ के मैं बनाने वाली थी शामी कबाब। मैंने सोचा कि चलो कुछ शामी कबाब किसी दिन में रमजान में बना लूंगी और कुछ शामी कबाब जो है ना वो ईद वाले दिन मेरे काम आ जाएंगे। अच्छा, खैर जैसे ही आधा घंटा कंप्लीट हुआ ना मुझे जलने की स्मेल आने लग गई और मेरा दिल धक धक करने लग गया। इतना तो मुझे पता था कि भाई ये जो अमेजा है ना ये नीचे लग चुका है, लेकिन मैं दिल ही दिल में ये दुआ कर रही थी कि या अल्लाह बेशक मेरा प्रेशर कुकर काला हो चुका हुआ हो लेकिन मेरा अमेजा बच जाए। और अल्लाह की करनी देखेंगे हुआ भी वैसे ही। प्रेशर कुकर नीचे से सारा का सारा ब्लैक हो गया लेकिन अमेजा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 90% बच भी चुका हुआ था और इसमें जले हुए का भी कोई टेस्ट नहीं आ रहा था। खैर प्रेशर कुकर में से मैंने अमेजा निकाला और प्रेशर कुकर को मैंने पानी का भर के उसके अंदर मैंने सिरका डाला, बेकिंग सोडा डाला और दोबारा से ना हाई फ्लेम पे इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया। अच्छा, थोड़ी देर बाद जब इसमें पानी उबलने लगा ना तो मैंने चम्मच को जोर जोर से हिलाया और आप लोग यकीन करोगे आफ्टर 10 मिनट्स ये देखे मैं आपके सामने प्रेशर कुकर धो रही हूँ। अच्छा, जब भी कोई चीज नीचे लग जाती है, ये जल जाती है सॉस पैन में, फ्राई पैन में, कुकर में
ना तो सबसे पहले ये जो बेसिक सा कपड़ा होता है जिसे हम आम तौर पे बर्तन धोते हैं, तो सबसे पहले ना मैं इससे अच्छे से वॉश करती हूँ ताकि ऊपर जितना भी मटेरियल चिपका हुआ है, क्योंकि वो बेकिंग सोडा और सिरका डालने से अच्छा खासा सॉफ्ट हो गया हुआ था ना, तो इससे मैं उतार लेती हूँ। क्योंकि अब अगर यहाँ पे मैं स्टेनलेस स्टील स्क्रबर से इसको वॉश करना शुरू करती, इसका जो सारा जला हुआ मटेरियल है ना वो उसके अंदर जमा हो जाना था। फिर चाहे जितना मर्जी मैं इसको झाड़ लेती, जितना मर्जी साफ कर लेती ना, कुछ रात फिर भी उसके अंदर रह जाते हैं और फिर उनके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उस स्क्रबर के अंदर से अच्छी खासी स्मेल आने लग जाती है और फिर हमें उसको फेंकना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस कपड़े से सारा जो मटेरियल है उसको उतार लें। जला हुआ मटेरियल उतारने के बाद फिर मैंने स्टेनलेस स्टील स्क्रबर से इसको अच्छे से स्क्रब किया और आप लोग ये देखें कि सारी रात बजाय इसके कि मैं इसमें पानी डाल के रखती, सुबह उठ के फिर इसको कुचती, तो देखें जी 15 मिनट के अंदर मैंने जला हुआ जो एक्सट्रीम लेवल का जला हुआ प्रेशर कुकर था ना उसको चमका लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। शामी कबाब का जो अमेज़ा मैंने प्रेशर कुकर से निकाला था उसको अच्छे से चॉप कर लिया। फिर उसके अंदर मैंने चॉप्ड ग्रीन चिली डाली और 2 चम्मच मैंने गरम मसाले के डाले। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने मजीद थोड़ा सा नमक ऐड किया, अच्छे से इसको मिक्स किया। अच्छा, फिर अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसी तरह शामी कबाब को बना के ना फ्रीज कर लेते हैं और जब फिर शामी कबाब को हमने खाना होता है ना तब फिर अंडा लगा के फ्राई करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या आसानी लगती है कि मैं इसी अमेज़े के अंदर ना 2 अंडे तोड़ के डाल देती हूँ। इसके बाद ना मुझे हर बार जब शामी कबाब को फ्राई करना होता है ना अंडा अलहदा से नहीं लगाना पड़ता, बस फ्रोजन शामी कबाब निकाले, फ्राई किया और सर्व कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जब हम अंडा डालते हैं ना तो ये अमेज़ा बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि अंडा डालने के बाद ना इस अमेज़े को 1 रात के लिए फ्रिज में रख देती हूँ और इसका टेक्सचर फिर से पहले वाला हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहले जो इमली को मैंने ठंडा होने के लिए रखा था ना, दोनों हाथों से अच्छे से उसको मसला, स्टेन किया और फिर दोबारा से पानी डाल के अच्छे से मसला और स्टेन किया ताकि इमली के जितने भी खटास है, इमली का जितना भी असर है ना वो सारा का सारा पानी के अंदर निकल आए। और फिर जब मुझे फील हुआ कि हाँ अब सिर्फ गुठलियां रह गई हैं, उनको फिर मैंने दोबारा अच्छे से अपने हाथों की मदद से निचोड़ा और डिस्कार्ड कर दिया और इस इमली के पानी को ना दोबारा से मैंने पकने के लिए रख दिया। इसके अंदर मैंने डाला नमक, मिर्च और जीरा। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने आलू बुखारे डिप करके रखे थे ना उनको भी वैसे ही हाथ की मदद से अच्छे से मसला और उनकी भी गुठलियां मैंने निकाल ली। वैसे तो आलू बुखारे की गुठलियां ना चटने के अंदर बहुत मजे की लगती है, लेकिन अक्सर घरों में ना छोटे बच्चे इस चीज को पसंद करते नहीं है। अच्छा, तो खैर जो आलू बुखारे का मैंने स्टेन करके मटेरियल निकाला था वो भी इमली के अंदर ही डाल दिया। अब इस मिक्सचर को ना आपने अच्छा खासा पकाना है ताकि कम से कम ये 1-2 इंच कम हो जाए, क्योंकि जब हम बाद में इसके अंदर चीनी डालते हैं ना तो फिर वो पानी खुश्क होने का नाम ही नहीं लेता है। खैर, यहाँ पे ये अच्छा खासा खुश्क हो चुका हुआ था। अब मैंने इसमें 4 कप चीनी के डाले। अच्छा, यहाँ पे ना मीडियम से लो फ्लेम तक आपने इसको पकाना है और इसका जो टेक्सचर है ना उसको चेक करते जाना है। तो मेक श्योर कि जब इमली पक रही हो ना तो उसको ज्यादा गाढ़ा होने का इंतजार मत करें, क्योंकि इसने ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होना है। अच्छा, तो खैर मेरी इमली आलू बुखारे की चटनी रेडी हो गई थी। इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया और जब ये ठंडी हो गई तो फिर मैंने एयर टाइट बॉक्स में इसको डाल के तो फ्रिज में रख दिया। बस अब ये आपकी चटनी जो है ना ये पूरा साल भी आप इसको स्टोर कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक रहेगी। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई गलती से भी पानी का कतरा न चला जाए। इसके बाद ये शामी कबाब का अमेज़ा में निकाल के लाई, फटाफट से उनको भी शेप्स दे के रखा। और यहाँ पे ना शामी कबाब को फ्रीज करने का सही तरीका ये है कि आप सबसे पहले ना इनको अलग अलग रख के फ्रीज करें और जब ये फ्रीज हो जाए ना इसके बाद फिर आप इनको किसी बॉक्स में डाल के फिर फ्रीजर में रखें। अगर आप इनको डायरेक्ट इकट्ठे जोड़ के बॉक्स में डाल के रख देंगे ना तो ये सारे के सारे आपस में जुड़ जाएंगे और उसके बाद ना फिर सिर्फ जलालत ही होगी। यहाँ पे अक्सर खवातीन ने, बल्कि मेरी अक्सर यूट्यूबर्स बहनों ने भी माजरत के साथ प्री रमजान प्रिपरेशंस के गलत मतलब क्या जो है वो एज्यूम भी कर रही हैं और आगे बता भी रही हैं कि भाई रमजान आ रहे हैं, घर की डीप क्लीनिंग करना शुरू कर दो। भाई देखिए, घर की डीप क्लीनिंग को आप रोजों के साथ ना जोड़े, रमजान मुबारक के साथ ना जोड़े, क्योंकि यहाँ पे रोजे हमारे घर की डीप क्लीनिंग नहीं देखने आ रहे हैं बल्कि हमारे दिल की डीप क्लीनिंग देखने आ रहे हैं। रोजों ने ना हमारे दिल को, हमारे दिमाग को, हमारे बातिन को डीप क्लीन करना है बेसिकली। ये जो बाकी डीप क्लीनिंग है ना ये तो हम आम डेली बेसिस पे भी करते रहते हैं, मंथली बेसिस पे भी करते ही रहते हैं। तो प्री रमजान प्रिपरेशंस का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि हम रमजान में ना ज्यादा से ज्यादा इबादतों के लिए अपना टाइम सेव कर सके। अब उसके लिए मैंने क्या किया, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने रमजान प्लानर तैयार किए ताकि मैं अपना नेक्स्ट डे प्लान कर सकूं और क्या पकाना है, क्या इफ्तार में बनाना है, इसके लिए मेरा टाइम सेव हो सके और मैं इस तरह की चीजें जो है इफ्तार के लिए प्लान कर सकूं कि मेरी कम से कम एफर्ट लगे। इसके अलावा जी आप लोगों ने CAC या सर्बेक्स या कोई भी मल्टीविटामिन लेना है ताकि हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो एड्रेनलिन लेवल कम होता है ना वो मेंटेन रहे और हम एनर्जेटिक रहते हुए अपने रोजे पूरे कर सकें। इसके अलावा
आपने बच्चों को भी मोटिवेट करना है, उसके लिए आप चैरिटी बॉक्स रेडी कर सकते हैं। और हाँ, इफ्तार टेबल तो मैंने ही रेडी करना है, तो मैं खुद के लिए यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन चटनी बना के फ्रीज करने वाली हूँ, ताकि हर रोज जो दही भल्ले बनने हैं, पकोड़े बनने हैं, तो उनके साथ जो मैंने चटनी रेडी करनी है ना, फटाफट मैं फ्रोजन ग्रीन चटनी निकाल के दही में डालूं, नमक डालूं और जीरा डालूं, और मेरा जो इफ्तार टेबल की एक डिश है वो रेडी हो जाए। तो बेसिकली प्री रमजान प्रिपरेशंस वो होती हैं जिसकी वजह से हमें बच्चों के साथ घर संभालना और उसके साथ रोजा रखना आसान हो जाए, हर रोज इफ्तार टेबल तैयार करना हमारे लिए आसान हो जाए, और हम हर रोज एफर्टलेसली अपना घर भी मैनेज कर सकें, बच्चों को भी देख सकें, इफ्तारी और सहरी भी तैयार कर सकें, और हम लोग थके भी ना, और हम अपने ज्यादा से ज्यादा इबादतों के लिए टाइम भी निकाल सकें। तो खैर, अल्लाह पाक हम सबको सारे रोजे रखने की तौफीक भी दे, और हम सबकी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए, और हम सबके नसीब में करे ये रमजान देखना और जिंदगी में कई रमजान देखना इंशाल्लाह ताला। तो खैर, मिलते हैं जी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।